नमस्ते साथियों, मैं आनंद पारिक और स्वागत है आज आपका हिंदी साहित्य इतिहास की क्लास संख्या 3 में। क्लास संख्या 2 में हमने साहित्य इतिहास के स्रोत ग्रंथों का अध्ययन किया था। आज हम तीसरी क्लास देख रहे हैं। तो आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ कौन कौन से हैं। प्रमुख इतिहास ग्रंथों के बारे में हम आज विचार करेंगे। तो सबसे पहला देखिए, साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में सबसे पहला प्रयास एक फ्रेंच विद्वान गारसा दा तासी का माना जाता है। फ्रेंच विद्वान है गारसा दा तासी और फ्रेंच भाषा में ये हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं, जिसका नाम है इस्तवार द ला लिटरेट्यूर हिंदुस्तानी। तो पहला ग्रंथ है आज का हमारा इस्तवार द ला लिटरेट्यूर हिंदुस्तानी। ये फ्रेंच भाषा में इसका नाम है। इस्तवार यानी कि हिस्ट्री, इतिहास, लिटरेट्यूर लिटरेचर साहित्य, एंदुई यानी कि हिंदुई या हिंदवी जिसे हम हिंदी भाषा कहते हैं, और हिंदुस्तानी उर्दू मिश्रित हिंदी, ये इसका हिंदी अनुवाद है। तो इस ग्रंथ का हिंदी अर्थ जो है, इसका नाम जो है वो हिंदुस्तानी एवं हिंदुई साहित्य का इतिहास, ये इसका हिंदी अर्थ है। हिंदुस्तानी, अब हम ये जो हिंदुई और एंदोई और हिंदुस्तानी नाम आया है, यानी कि हिंदुई हिंदवी और हिंदुस्तानी नाम आया है, उसका अर्थ देख लेते हैं। हिंदुस्तानी वह हिंदी जिसमें उर्दू के शब्दों की प्रधानता थी और उस समय मुसलमान बोलते थे, उसे हिंदुस्तानी कहा है इन्होंने। और हिंदवी या हिंदुई वह हिंदी जिसमें संस्कृत निष्ठ शब्दों की प्रधानता थी, हिंदू बोलते थे, यानी कि तत्सम शब्द ज़्यादा थे, तो उसे गारसा दा तासी ने हिंदवी कहा है। इस्तवार द ला लिटरेट्यूर हिंदुस्तानी फ्रेंच भाषा में, ये देखिए इसका नाम जो है फ्रेंच भाषा में लिखित ग्रंथ, फ्रेंच भाषा में रचित यह पुस्तक 2 भागों में प्रकाशित हुई। रचना काल देखिए, कब प्रकाशन हुआ इसका। 1839 ईस्वी में इसका पहला भाग प्रकाशित होता है और 1847 ईस्वी में इसका दूसरा भाग प्रकाशित होता है। 8 साल बाद, 8 वर्षों के पश्चात दूसरा भाग इसका प्रकाशित हुआ। इस्तवार द ला लिटरेट्यूर हिंदुस्तानी 2 भागों में यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ। इसकी प्रकाशन संस्था देखिए, प्रकाशन संस्था कौन सी है? ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस से प्रकाशित हुआ यह ग्रंथ। ये देखिए, द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड के द्वारा प्रकाशित था। तो आगे देखते हैं इसके बारे में। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार जब इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ, गारसा दा तासी के ग्रंथ का दूसरा संस्करण, पहला संस्करण तो 1839 और 47 में 2 भागों के रूप में हो ही गया था। जब इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ तो 1871 ईस्वी में, तब इस साहित्य इतिहास को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया था। पहले संस्करण में इसके 2 भाग थे जो 1839 और 47 में प्रकाशित हुए थे, और 1871 में जब यह पुस्तक दूसरी बार छपी, दूसरा संस्करण इसका प्रकाशित हुआ, तब इसे 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। गारसा दा तासी के इस ग्रंथ में अनेक कमियां बहुत सी हैं। काल विभाजन का प्रयास नहीं है, वर्णानुक्रम पद्धति से है, पहला कवि वगैरह बताया नहीं है, हिंदी के कवियों को नहीं लिया है। हिंदी साहित्य का इतिहास कहते हैं लेकिन हिंदी के कवि बहुत कम हैं। अनेक कमियां होते हुए भी हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है। यह ग्रंथ वर्णानुक्रम पद्धति में रचित है। गारसा दा तासी का यह ग्रंथ वर्णानुक्रम पद्धति, यानी कि इंग्लिश की जो वर्णानुक्रम पद्धति होती है ABCD, इस हिसाब से इसमें कवियों का विवरण है अल्फ़ाबेटिकली।
फ्रेंच भाषा में है, फ्रेंच भाषा में लिखा है। फ्रेंच के विद्वान थे तो फ्रेंच भाषा में ही होगा ग्रंथ। तो इसमें उल्लिखित प्रथम कवि अंगद एवं अंतिम कवि हेमंत पंत है। प्रथम कवि अंगद से शुरू होता है यह ग्रंथ इनका, और अंतिम कवि जितने कवियों का परिचय मतलब इन्होंने दिया है उनमें सबसे पहला कवि अंगद है और अंतिम कवि हेमंत पंत है। इस ग्रंथ में हिंदी के प्रथम कवि के विषय में कोई विचार नहीं किया गया है। हिंदी का प्रथम कवि कौन है ये इन्होंने नहीं बताया है। इस ग्रंथ में काल विभाजन का भी कोई प्रयास नहीं किया गया है। अनेक त्रुटियां तो इसमें हैं ही। तासी ने इसमें 738 कवियों का परिचय, रचना काल इत्यादि का उल्लेख किया है। कितनी संख्या है कवियों की? 738। 738 कवियों में से हिंदी के रचनाकार केवल 72 हैं। ये देखिए, हिंदी के केवल 72 रचनाकार है, से सभी उर्दू के कवियों का परिचय इन्होंने दे दिया है। इस ग्रंथ की 14 पृष्ठों की भूमिका इन्होंने लिखी है। अब इस ग्रंथ के अनुवाद के विषय में हम बात करते हैं। देखिए, अनुवाद किस किसने किया। तासी के इस इतिहास ग्रंथ का अनुवाद 1848 ईस्वी में मौलवी करीमुद्दीन ने YF फैलन के सहयोग से तबकात उ ससूरा एवं तजकीरा ई ससूरा ई हिंदी, तबकात उ ससूरा एवं तजकीरा ई ससूरा ई हिंदी नामों से उर्दू में अनुवाद इसका किया। किसने? मौलवी करीमुद्दीन ने YF फैलन के सहयोग से, और वो साल था 1848 ईस्वी। तो इसमें देखिए, पहले भाग जो तासी का पहला भाग था ग्रंथ का, उसका तो अनुवाद किया तासी के ग्रंथ के पहले भाग का तबकात उ ससूरा, और दूसरा जो भाग था ग्रंथ का उसका प्रकाशन किया तजकीरा ई ससूरा ई हिंदी नाम से। उर्दू में अनुवाद मौलवी करीमुद्दीन ने किया। मौलवी करीमुद्दीन द्वारा अनुदित ग्रंथ में कुल 1004 रचनाकारों का परिचय। देखिए, रचनाकार बढ़ गए हैं इसमें, उसमें 738 हैं। देखिए, ये रहे 738 हैं, लेकिन तासी का जो ग्रंथ है इसमें 1004 रचनाकारों का परिचय। मौलवी करीमुद्दीन द्वारा अनुदित ग्रंथ में हिंदी के रचनाकारों की संख्या घटकर 60 रह गई है, जबकि मूल रचना में 72 थे तासी वाली में, और यहाँ केवल इन्होंने 60 रख दिया। हालांकि ये अनुवाद मैं बता रहा हूँ, ये हिंदी साहित्य इतिहास की दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ विद्वान, देखिए, अब कुछ विद्वान ये मौलवी करीमुद्दीन की मौलिक रचनाएं मानते हैं। ये दोनों कौन कौन सी? तबकात उ ससूरा और तजकीरा ई ससूरा ई हिंदी। कई विद्वान कहते हैं कि मौलवी करीमुद्दीन की मौलिक रचनाएं हैं, लेकिन अधिकतर विद्वान अनुदित मानने के पक्ष में है कि तासी के ग्रंथ का ये अनुवाद है। 2 भागों का अनुवाद है, दोनों भागों अलग अलग नामों से है। अब इसके हिंदी अनुवाद के बारे में हम बात करें तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1953 ईस्वी में तासी के इस फ्रेंच भाषा के ग्रंथ का हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से हिंदी अनुवाद किया। ये देखिए, ये मोस्ट होगा, ये बहुत मोस्ट होगा कि तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया। तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने 1953 ईस्वी में हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से हिंदी में अनुवाद किया। वार्ष्णेय जो थे वो प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर थे। वार्ष्णेय द्वारा अनुदित ग्रंथ में कुल रचनाकार 358 हैं। यहाँ संख्या घट गई है। हिंदी के रचनाकार 220 हैं। हिंदी के रचनाकारों की संख्या अपेक्षाकृत बढ़ी है। गारसा दैतासी द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ को शुक्ल जी ने वृत्त संग्रह कहा है। क्या कहा है शुक्ल जी ने? कि यह कवियों का वृत्त संग्रह है। अब दूसरा साहित्य इतिहास ग्रंथ हमारा देखिए 2 नंबर शिव सिंह सरोज, बहुत ही महत्वपूर्ण है। रचनाकार इसके हैं ठाकुर शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर ने लिखा। रचना काल इसका प्रथम प्रकाशन 1878 ईस्वी में हुआ, किंतु कुछ त्रुटियां रह जाने के कारण इसे 1883 ईस्वी में पुनः प्रकाशित
करवाया गया, लेकिन आपको इसका प्रकाशन अगर पूछा जाए तो 1883 ईस्वी ही बताना है। 1883 ईस्वी सर्वमान्य इसका प्रकाशन वर्ष है। शुक्ल जी ने इसका प्रकाशन वर्ष 1883 ईस्वी बताया है। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय आधुनिक हिंदी साहित्य इनका रचना है एक में, जो ये शिव सिंह सेंगर है, इसका प्रकाशन 1877 ईस्वी बताया है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त हिंदी पुस्तक साहित्य इनकी इतिहास रचना है, उसमें इसका प्रकाशन 1878 ईस्वी बताया है। ये प्रकाशन वर्ष मानते हैं। शुक्ल जी 1883, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी 1877, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त 1878, लेकिन सर्वमान्य जो है वो 1883 इसका प्रकाशन वर्ष माना जाएगा। और सभी जो हैं वो सर्वमान्य नहीं है, लेकिन अगर किसी लेखक विशेष के नाम से पूछ लिया जाए कि उन्होंने क्या माना है किसी विद्वान का नाम देकर, तो वो एक अलग बात है, लेकिन सर्वमान्य 1883 ईस्वी ही इसका प्रकाशन वर्ष माना जाएगा। इसका प्रकाशन देखिए, प्रकाशन संस्था देखिए, शिव सिंह सरोज की नवल किशोर प्रेस लखनऊ ने प्रकाशन इसका करवाया था, शिव सिंह सरोज का। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ, पहला तो तासी का ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदोई ए हिंदुस्तानी, और दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर ने लिखा। ये भी महत्वपूर्ण है कि किसी भारतीय विद्वान द्वारा रचित यह प्रथम हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ था। अब चूंकि दूसरा ही ग्रंथ है और पहला ग्रंथ तो फ्रेंच विद्वान ने लिखा है, और शिव सिंह सेंगर भारतीय विद्वान है और भारतीय विद्वान द्वारा लिखा गया पहला ग्रंथ ये हो जाएगा। वैसे पहला ग्रंथ तो तासी का ही आएगा, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि किसी भारतीय विद्वान या हिंदी भाषा में लिखित, ये बात भी आपने याद रखनी है, हिंदी भाषा में लिखित, हिंदी भाषा में लिखित प्रथम हिंदी का इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखिए आप, और किसी भारतीय विद्वान द्वारा रचित भी प्रथम ग्रंथ यह हो जाएगा। शिव सिंह सेंगर हिंदी कवियों के प्रथम व्रत संग्रहकार थे। शिव सिंह सरोज में लगभग कितने कवियों का परिचय? 1 सहस्त्र यानी कि 1000 कवियों का परिचय है। लगभग 1 सहस्त्र यानी कि 1003 कवियों का जीवन चरित्र उनकी कविताओं के उदाहरण सहित पहली बार प्रस्तुत किए गए हैं। पद्धति क्या है इसकी? वर्णानुक्रम पद्धति में रचित है यह रचना, और तासी के ग्रंथ का ही अनुकरण किया गया है। वर्णानुक्रम पद्धति में तासी का ग्रंथ है, और वर्णानुक्रम पद्धति में ही ये जो है शिव सिंह सरोज लिखा गया है। कुल रचनाकार 1 सहस्त्र बताया था, 1003, जिसमें प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी आदि के रचनाकारों को सम्मिलित कर लिया गया है। देखिए 839 क्रमांक देते हुए 1003 कवियों का उल्लेख इसमें किया है शिव सिंह सेंगर ने। पहला कवि शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड्र को हिंदी का प्रथम कवि माना है। वहाँ देखिए पहला ग्रंथ जो तासी का पहला कवि, किसी को हिंदी के पहले कवि के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। अब शिव सिंह सेंगर ने काल विभाजन का कोई प्रयास इस ग्रंथ में नहीं किया है। काल विभाजन यहाँ भी हमें नहीं मिलेगा, काल विभाजन तासी के ग्रंथ में भी नहीं है। वर्णानुक्रम पद्धति से वो है और वर्णानुक्रम पद्धति से ही शिव सिंह सेंगर का एक फर्क ये है कि यहाँ पे इन्होंने पहला कवि पुष्य या पुंड्र को माना है। शिव सिंह सेंगर के इस ग्रंथ का मुख्य आधार ग्रंथ कालिदास हजारा, कालिदास त्रिवेदी वाला ग्रंथ जो है वो है। आचार्य शुक्ल जी इसे भी वृत्त संग्रह कहते हैं। कहा है कि शिव सिंह सरोज भी एक कवियों का वृत्त संग्रह है। यह ग्रंथ हिंदी साहित्य इतिहास का प्रस्थान बिंदु है। यहाँ से देखिए प्रस्थान बिंदु तो है ही, भारतीय विद्वान द्वारा रचित है, हिंदी भाषा में
और पहले तो फ्रेंच में रचा गया था। अब भारतीय विद्वानों ने भी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन शुरू कर दिया है। तासी के ग्रंथ की तरह यह ग्रंथ भी विद्वानों की दृष्टि में बहुत विश्वसनीय नहीं है, लेकिन प्रवर्ती इतिहासकारों के लिए यह ग्रंथ सहायक सिद्ध हुआ है। चलिए, ये शिव सिंह सरोज के बारे में बातें थी। अब 3 नंबर हमारा ग्रंथ 2 पढ़ चुके हैं, तासी का और शिव सिंह सेंगर का। तीसरा ग्रंथ देखिए, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। यह इसका पूरा नाम है। आपको सीधा मिलेगा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, वो भी सही है, लेकिन ये देखिए पूरा नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इसके रचनाकार जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है और रचनाकाल क्या है इसका? 1889 ईस्वी। अब इसके बारे में हम देखते हैं। 1888 ईस्वी में कलकत्ता में विलियम जोन्स ने जो स्थापित की थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये विलियम जोन्स द्वारा, जो कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश थे, उनके द्वारा स्थापित संस्था थी। 1888 ईस्वी में कलकत्ता की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में एक पत्रिका निकली। उसका एक विशेषांक जैसे आता है आज के न्यूज़पेपर्स के साथ भी, पत्रिकाओं के साथ भी एक विशेषांक आता है, उसी प्रकार पत्रिका के विशेषांक के रूप में ये जो है इनका ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। फिर 1889 ईस्वी में एक पुस्तक के रूप में, एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के शीर्षक के साथ इसे प्रकाशित करवाया गया जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने 1957 ईस्वी में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया। इस ग्रंथ में पहली बार हिंदी के कवियों और लेखकों का कालक्रम से वर्गीकरण, देखिए ये ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पहली बार हिंदी के कवियों का, लेखकों का कालक्रम से वर्गीकरण, कृतियों का काल खंडों में विभाजन तथा प्रत्येक अध्याय में काल विशेष का उल्लेख हुआ है। इसमें केवल हिंदी कवियों को स्थान दिया गया है, क्योंकि ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में पहले ही कहा है कि मैं केवल अपने ग्रंथ में हिंदी के कवियों को स्थान दे रहा हूँ। इसमें ना तो मैं उर्दू, जो तासी ने माना भी उर्दू ही जो है यहाँ की भाषा है, और उर्दू के कवियों को ही ज़्यादा परिचय दे दिया और कहा कि हिंदी का इतिहास लिखा है। इन्होंने कहा कि उर्दू, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश जितनी भी भाषाएं हैं वो हिंदी नहीं है, मैं केवल हिंदी के कवियों को इसमें स्थान दे रहा हूँ। इसमें कुल 952 हिंदी के कवियों का उल्लेख है, एकदम शुद्ध हिंदी के कवियों का उल्लेख है। काल विभाजन का प्रथम प्रयास इसी ग्रंथ में किया गया है। हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रथम प्रयास किस ग्रंथ में किया गया है अगर पूछा जाए तो वो है जॉर्ज ग्रियर्सन का ये ग्रंथ। अब इसमें देखिए पद्धति भी चेंज हो गई है। यह ग्रंथ अंग्रेजी भाषा व कालानुक्रम पद्धति में रचित है। कालानुक्रम हमने जो पहली क्लास पद्धतियों की ली थी इतिहास, तो उसमें हमने पढ़ा था कालानुक्रम यानी कि कालक्रम के अनुसार, जो कवि पहले है उसका परिचय पहले, और जो बाद में जन्म काल के अनुसार से इनका परिचय दिया गया। जबकि पहले दोनों ग्रंथ शिव सिंह सरोज हो चाहे फ्रेंच भाषा का तासी का ग्रंथ हो, उनमें वर्णानुक्रम है, यानी अल्फ़ाबेटिकली उनमें कवियों को स्थान दिया गया है। उसमें एक समस्या है वर्णानुक्रम में, जो कवि अब ए से शुरू हो रहा है और वो आधुनिक काल का है तो वो आदिकाल में सबसे पहले चला जाएगा, तो यही उसमें समस्या है। लेकिन कालानुक्रम पद्धति से यहाँ पर जो है इन्हें स्थान दिया गया है। कालानुक्रम पद्धति में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है कालानुक्रम पद्धति। यहाँ साहित्य कर लीजिए कालानुक्रम पद्धति, क्योंकि पहले वाले दोनों मैंने आपको बता दिया भी वर्णानुक्रम
पद्धति में थे। पहला ग्रंथ है जिसमें केवल हिंदी के कवियों को स्थान दिया गया है। ग्रियर्सन के इस ग्रंथ में कुल 12 अध्याय हैं। इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य के कालक्रम को 11 युगों में बांटा गया है। 12 तो अध्याय है और 11 युग हिंदी के मान लिए हैं। भी पूरा हिंदी साहित्य वो 11 युगों में बांटा है। और ग्रंथ के पूरे अध्याय कितने हैं, पाठ कितने हैं, वो 12। ये 11 युग निम्न है। देखिए, एक तो चारण काल, इन्हें जब हम नामकरण और काल विभाजन पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ एक बार देख लेते हैं। ये 11 युग निम्न है। ये पहला इन्होंने माना है चारण काल, दूसरा 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरा जायसी की प्रेम कविता, चौथा ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, पांचवा मुगल दरबार, छठा तुलसीदास, सातवां जो युग है रीति काव्य का युग है, आठवां तुलसी के अन्य परवर्ती कवि हैं, नौवां महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में हिंदुस्तान, 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, 11वां 18वीं शताब्दी, और 12वां ये अध्याय नहीं है, ये अध्याय है, युग नहीं है, विविध ये अध्याय है। बाकी सभी अध्यायों के साथ साथ काल विभाजन है। यानी बाकी तो ये 11 तो हो गए आपके, ये 11 तक तो ये हो गए युग, और ये 12वां है अध्याय। ठीक है, तो ये चारण काल और ये यहाँ से मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य और ये 12वां विविध। तो इस प्रकार से इन्होंने अपने ग्रंथ को पूरे को बांट दिया। 12 अध्याय और ये 11 यहाँ तक तो युग हैं, और ये 12वां अध्याय विविध का करके इन्होंने अपने ग्रंथ को समाप्त कर दिया। अब आगे देखिए, शुक्ल जी क्या कहते हैं। इन्हें युग न मानकर अध्यायों के नाम मात्र मानते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि ये युग या कुछ नहीं है, ये 12 के 12 इन्होंने अध्याय है, अध्यायों के नाम हैं अलग अलग। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ के लिए मुख्य रूप से निम्न रचनाओं को आधार बनाया है। कौन कौन सी को? एक तो ये तासी वाली हो गई, इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंड ये हिंदुस्तानी। दूसरी, इनसे पहले जो दोनों ग्रंथ लिखे गए थे, शिव सिंह सरोज, दोनों इनसे पहले लिखे गए थे, तो इन्हें तो आधार बनाना ही था। तीसरी, भक्तमाल जो नाभादास ने लिखा। चौथी, मूल गोसाई चरित्र बाबा बेणी माधव दास या बेणी माधव दास। पांचवी, कालिदास हजारा कालिदास त्रिवेदी ने लिखी। काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल की है। श्रृंगार संग्रह कवि सरदार की है। सुंदरी तिलक भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। विचित्रोपदेश कक्षेदी तिवाड़ी, विचित्रोपदेश कक्षेदी तिवाड़ी। और ये कृष्णानंद व्यासदेव की राग सागरोद्भव राग कल्पतरु, ये इनके जो है स्रोत ग्रंथ है। इसमें इनका परिचय मतलब इन्होंने कहा है, अभी मैंने इन जो ग्रंथ है ये ग्रंथ है, इनसे हम सामग्री ग्रहण की है साहित्य इतिहास लेखन के लिए। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत माना है। भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन माना है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है, मुख्य रूप से जायसी वाला जो पार्ट है उसे। तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जो है श्याम सुंदर दास ने कहा। ये देखिए, ये यहाँ पे आपने दो चीज मोस्ट लगानी है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल ग्रियर्सन, स्वर्ण युग श्याम सुंदर दास, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्ति काल को नई दुनिया भी कहा है। ये तीनों आपने ये स्वर्ण काल पूछे तो ग्रियर्सन ने कहा है। किसे कहा है? भक्ति काल को। स्वर्ण युग श्याम सुंदर दास जी ने कहा है भक्ति काल को, और नई दुनिया कहा है द्विवेदी जी ने भक्ति काल को। अब ग्रियर्सन ने रीति काल की कविता को द आर्स पोएटिका के अंतर्गत रखा, वह बिहारी की कविता को अक्षर कामधेनु कहा है। किसने? ग्रियर्सन ने। ग्रियर्सन के हिंदी भाषा विषयक अन्य ग्रंथ या अन्य जो हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने लिखे, एक तो है भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण, ये
सर्वेक्षण उन्होंने किया 1902 से 1909 तक इनके प्रकाशित हुए। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडियन लैंग्वेजेज। दूसरा, तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन इन्होंने किया 1886 ईस्वी से 1921 ईस्वी तक। ग्रियर्सन ने गोस्वामी तुलसीदास पर कुल 12 निबंध लिखे। इसका सर्वप्रथम वाचन प्राच्य विद्या विशारद सभा वियना ने किया। अब हमारा चौथा जो ग्रंथ है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वो है मिस्र बंधु विनोद। मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में है? 4 भागों में। मिस्र बंधु विनोद 4 भागों में है। रचनाकार है मिस्र बंधु। मिस्र बंधु 3 भाइयों ने मिलकर ये रचना लिखी है। कौन कौन से हैं ये? श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, श्रीयुत गणेश बिहारी मिश्र। इन तीनों भाइयों ने मिलकर मिस्र बंधु विनोद लिखा है। देखिए, मिस्र बंधु वैसे 4 भाई थे। मिस्र बंधु क्या थे? 4 भाई थे। चौथे भाई वासुदेव बिहारी मिश्र साहित्य इतिहास लेखन में संलग्न नहीं थे। देखिए, 3 भाइयों ने ग्रंथ लिखा, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। चौथे भाई जो थे वासुदेव बिहारी मिश्र, वो साहित्य इतिहास लेखन में संलग्न नहीं थे। ये ग्रंथ 4 भागों में है। मिस्र बंधु विनोद जो है वो 4 भागों में है। रचना काल देखिए, प्रथम 3 भाग इसके प्रकाशित हो गए थे 1913 ईस्वी में, और चतुर्थ भाग का प्रकाशन हुआ 1934 ईस्वी में। मिस्र बंधुओं ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य के इतिहास को, पूरे इतिहास को 5 भागों में बांटा, 5 कालखंड किए, और उनका विभाजन 8 कालों में किया है। देखिए, मिस्र बंधुओं ने साहित्य इतिहास पूरे हिंदी को 5 कालखंडों में बांटा और फिर उसके उपविभाजन कर दिए 8 कालों में उपविभाजन किया। ये भी हम उपविभाजन मैंने यहाँ नहीं लिखा है, क्योंकि हम इन्हें पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे जब हम काल विभाजन और नामकरण पढ़ेंगे कि किस विद्वान ने किस काल को क्या नाम दिया है और क्या क्या काल विभाजन किस विद्वान ने। यहाँ केवल हम क्या क्या ग्रंथ लिखे हैं, किसने, कौन सा ग्रंथ किसने लिखा है और उस ग्रंथ में क्या दिया गया है, मुख्य रूप से यही पढ़ रहे हैं। काल विभाजन और नामकरण का एक स्पेशल जो है हम क्लास रखेंगे। पद्धति क्या है मिस्र बंधुओं की? मिस्र बंधुओं ने साहित्य इतिहास लेखन में ग्रियर्सन की तरह कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है। यह ग्रंथ मिस्र बंधुओं का 2250 पृष्ठों का 2250 पृष्ठों का है और 4 भागों में विभक्त है। ये आपको पता ही है। इसके 3 भाग 1913 में और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। इसमें मिस्र बंधुओं ने 4500 यानी कि 4591 कवियों को स्थान दिया है। लगभग 5000 मान सकते हैं आप, यहाँ मैं लिख देता हूँ, लगभग 5000 कवि। इसमें मिस्र बंधुओं ने 4591 कवियों को स्थान दिया है। यह इतिहास ग्रंथ नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा चलाए गए हस्तलिखित ग्रंथों की खोज अभियान के आधार पर लिखा गया है। हमने कल की क्लास में भी चर्चा की थी कि नागरी प्रचारणी सभा का एक खोज अभियान ग्रंथों का चला था और 1911 तक उसकी 8 खोज रिपोर्टें प्रकाशित हो चुकी थी। उन्हीं खोज रिपोर्टों का सहयोग लेकर मिस्र बंधुओं ने ये इतिहास ग्रंथ लिखा था। अब हम थोड़ा नागरी प्रचारणी सभा के बारे में भी देख लेते हैं। नागरी प्रचारणी सभा काशी। नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना क्वींस कॉलेज वाराणसी के 9वीं कक्षा के 3 छात्रों, देखिए, बाबू श्याम सुंदर दास,
पंडित रामनारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह ने इसी कॉलेज यानी कि क्वींस कॉलेज वाराणसी के छात्रावास के बरामदे में बैठकर की थी। 9वीं कक्षा के छात्र थे। देखिए बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं आजकल तो 9वीं कक्षा के छात्र। तो बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह ने इसी कॉलेज के बरामदे में, छात्रावास के बरामदे में बैठकर इसकी स्थापना कर दी थी। बाद में इसकी स्थापना तिथि इन्हीं महानुभावों ने 16 जुलाई 1983 निर्धारित कर दी। बर्थ एनिवर्सरी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई बाबू राधा कृष्ण दास पहले अध्यक्ष बने इस नागरी प्रचारणी सभा काशी के। काशी के सप्त सागर मोहल्ले में गुड़साल में बैठकें होती थीं। पहले साल इसके सदस्य सुधाकर द्विवेदी, ग्रियर्सन, नंबिका दत्त व्यास, चौधरी प्रेमघन आदि थे। तो इसका स्थापना काल क्या है? 16 जुलाई 1983। और किन्होंने स्थापित की? बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह। क्वींस कॉलेज के ये छात्र थे, 9वीं कक्षा के छात्र थे, इन्होंने इसकी स्थापना की। 1900 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा काशी ने हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों का खोज कार्य अपने हाथ में लिया। 1921 तक यह खोज कार्य चलता रहा और इसमें अनेक ज्ञात अज्ञात कवियों का जो है वो परिचय सामने आया। उनके ग्रंथ सामने नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा लाए गए, जो छिपे पड़े थे कहीं पर, जो अभिलेखागार थे, पुस्तकालय थे, वहाँ पड़े थे, किसी के घरों में पड़ी थी रचनाएं, तो वो सब इकट्ठी करके उन्हें प्रकाशित करवाया ढंग से, मतलब वो सामने लाने का काम नागरी प्रचारणी सभा ने किया। खोज कार्य का निरीक्षक, खोज कार्य के निरीक्षक कौन कौन रहे इसके देखिए। 1900 से 1908 तक खोज कार्य के निरीक्षक बाबू श्याम सुंदर दास रहे। 1908 से 1916 तक श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र इस खोज कार्य के निरीक्षक रहे। इस खोज में नित्य नए नए कवि मिलते रहे और इन सभी का परिचय मिश्र बंधुओं को होता गया। इन सभी कवियों का परिचय होता गया मिश्र बंधुओं को, और उन्होंने एक साहित्य इतिहास ग्रंथ लिख दिया। इसी जानकारी को उन्होंने मिश्र बंधु विनोद में शामिल कर लिया। इसमें अनेक अज्ञात कवियों को सम्मिलित कर उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयत्न मिश्र बंधुओं द्वारा किया गया। मिश्र बंधुओं के साहित्य इतिहास ग्रंथ के लिए जो सहायक ग्रंथ थे वे हैं, सबसे पहले तो ये नागरी प्रचारणी सभा वाला जो सामग्री है, खोज रिपोर्ट है, वो हो ही गई। इसके अलावा भी ऐसे ग्रंथ थे जो कवियों द्वारा स्वरचित ग्रंथ, शिव सिंह सरोज एवं अन्य प्राचीन ग्रंथ, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रियर्सन का, मुंशी देवी प्रसाद जोधपुर वालों के लेख, मिश्र बंधुओं की स्वकीय जांच एवं किंवदंतियां और नागरी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट, इन सभी का सहयोग लिया और इन्होंने अपना ग्रंथ लिख दिया। मिश्र बंधु विनोद के विषय में अन्य और महत्वपूर्ण तथ्य हम देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिश्र बंधु विनोद में मिलता है। हिंदी साहित्य में इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रंथ है, 4 भाग हैं और लगभग 2500 इसके पृष्ठ हैं। इसमें प्रमुख रचनाकारों का विवरण समालोचना सहित दिया गया है और सामान्य कवियों की नामावली संक्षिप्त सूचनाओं के साथ प्रस्तुत की गई है। देखिए बहुत ज़्यादा कवि इसके अंदर है, लगभग 4500 कवियों का परिचय मिश्र बंधुओं ने इसमें दिया है। तो सामान्य कवियों की नामावली संक्षिप्त सूचनाओं के साथ प्रस्तुत कर दी है और प्रमुख जो है उनका समालोचना सहित विवरण इसमें दिया है। इस ग्रंथ में मिश्र बंधुओं ने प्रत्येक कवि को एक सुनिश्चित संख्या प्रदान की है, ग्रियर्सन की पद्धति का अनुकरण किया है। कवियों के जीवन चरित्र वर्णन के साथ साथ
साहित्य के विभिन्न अंगों पर भी प्रकाश डाला है। मिश्र बंधुओं ने हिंदी का पहला कवि कौन है, इस पर विचार नहीं किया है। अभी तक एक ही साहित्य इतिहासकार ने इस पर विचार किया है, शिव सिंह सेंगर ने, और पुष्य या पुंड्र को पहला कवि माना है। आधुनिक समीक्षा की दृष्टि से यह ग्रंथ भले ही बहुत संतोषजनक न कहा जा सके, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि इतिहास लेखन की पूर्व परंपरा को आगे बढ़ाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। जो इतिहास लेखन की परंपरा थी उसे मिश्र बंधुओं ने आगे बढ़ाया। 5000 कवियों को ढूंढकर लोगों के सामने लाए ये अपने ग्रंथों के माध्यम से। प्रवर्ती इतिहासकारों के लिए यह आधार ग्रंथ रहा है। इतना डेटा इन्होंने इकट्ठा कर दिया कि बाद के जो अनुसंधानकर्ता थे, इतिहास लेखक थे, उन्हें इधर उधर इतना ज़्यादा भटकना नहीं पड़ा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। तो देखिए, शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है, जो हिंदी साहित्य इतिहास का मील का पत्थर, आज भी वह ग्रंथ जो है वो पूरी तरीके से जो फॉलो करते हैं आजकल के जो इतिहासकार है, साहित्य इतिहासकार, उसी ग्रंथ को आधार बनाकर अपना ग्रंथ लिखते हैं, थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ। तो उन शुक्ल जी ने भी कवियों के परिचयात्मक विवरण मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं। यानी मिश्र बंधुओं ने एक तरीके से सभी कवियों को एक जगह कम से कम इतना काम कर दिया कि इकट्ठा कर दिया। आपको इधर उधर भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं रही थी, ग्रंथों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं रही। यह काम कुछ मिश्र बंधुओं ने, नागरी प्रचारणी सभा ने कर ही दिया था। मिश्र बंधु विनोद को शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का उपजीव्य या आधार ग्रंथ माना जाता है। आचार्य शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी वृत्त संग्रह, प्रकांड वृत्त संग्रह, यहाँ पर एक नाम और लिख दीजिए, प्रकांड वृत्त संग्रह, बड़ा भारी वृत्त संग्रह। देखिए, जब 5000 कवियों का परिचय होगा तो बड़ा भारी वृत्त संग्रह तो वो होगा ही। तथा मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलन करता कहा है, बहुत मेहनत की उन्होंने। तो ये हो गई बात एक तो मिश्र बंधु के बारे में। आगे देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का व्यवस्थित और सम्यक आरंभ मिश्र बंधु विनोद से ही होता है। हिंदी साहित्य इतिहास में काव्य कला के आधार पर रचनाकारों की श्रेणियां निर्धारित करने वाले प्रथम इतिहासकार मिश्र बंधु ही हैं। देखिए, श्रेणियां निर्धारित कर दी हैं रचनाकारों की। कौन कौन सी? इन्होंने रचनाकारों की 3 श्रेणियां निर्धारित की हैं, उत्तम, मध्यम और 3 नंबर सामान्य। श्रेणी निर्धारित करने वाले प्रथम इतिहासकार काव्य कला के आधार पर मिश्र बंधु। साहित्य के तत्वों या प्रतिमानों के आधार पर श्रेणियों का निर्धारण इन्होंने किया। सबसे पहले कवियों का तुलनात्मक वर्णन मिश्र बंधुओं ने ही किया है। मिश्र बंधुओं का यह इतिहास ग्रंथ आदर्श इतिहास साहित्य के विविधांगों, इतिहास लेखन की आलोचनात्मक प्रणाली इत्यादि विभिन्न दृष्टियों से यह ग्रंथ जो है वो महत्वपूर्ण है। अब मिश्र बंधुओं की एक अन्य रचना हिंदी नवरत्न भी है। देखिए, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। साहित्य इतिहास ग्रंथ यह भी है, हिंदी नवरत्न, मिश्र बंधुओं की लिखी हुई रचना। हिंदी नवरत्न का रचना काल 1910 ईस्वी है। इसमें हिंदी के 9 कवियों का वर्णन किया गया है। ये 9 कवि कौन हैं? देखिए, चंद, पृथ्वीराज रासो वाले, कबीर, सूरदास, तुलसी, केशव, त्रिपाठी बंधु, भूषण और मतीराम त्रिपाठी, देव, बिहारी, भारतेंदु, हरिश्चंद्र। ये 9 कवि इन्होंने इनका वर्णन किया है। और इन 9 कवियों में तो साहित्य, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी के कवि हैं 9। देखिए, आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक के कवि, महत्वपूर्ण कवियों का इन्होंने वर्णन कर दिया। और हिंदी नवरत्न, 9 रत्न है ये हिंदी के।
हिंदी साहित्य में देव बड़े या बिहारी का विवाद शुरू करने वाले विद्वान कौन है? मिश्र बंधु ही हैं। तो ये हमारे 4 ग्रंथ हो गए। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और आज हमने पढ़ लिया गारसा द तासी का ग्रंथ, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई है हिंदुस्तानी। इसके बाद में शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर का। इसके बाद में हमने पढ़ा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का ग्रंथ था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान और मिश्र बंधु विनोद। अब आगे हम शेष रहे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, द्विवेदी जी हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र और भी जो रचनाकार हैं, सभी के ग्रंथ अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास संख्या हमारी 3 हम यहीं पर समाप्त करते हैं। 3 नंबर क्लास हिंदी साहित्य इतिहास के लेखक, हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ, ये बाकी के ग्रंथ हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।